नमस्कार साथियों। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। विसर्ग के बाद में अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। मनः प्लस अभिलाषा से मनोभिलाषा बन रहा है तो विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है। मनः और रथ से मनोरथ बन रहा है, विसर्ग के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या ये रे लव है आए तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मन और भाव मिलकर मनोभाव बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो न है, न के अंदर आप देख रहे हैं कि एक स्वर छिपे हुए होते हैं वर्णों के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो न को अपन न हलंत यानी आद्य न और ए के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यह ए और उसके आगे जो विसर्ग है, जो आपने नियम में पढ़ा है कि विसर्ग के पहले अगर अ आ रहा है और विसर्ग के बाद में ये वर्ण आ रहे हैं तो विसर्ग का उ हो जाएगा। तो विसर्ग का उ हो गया और ये अ और उ मिलकर गुण संधि द्वारा ओ बन गए। अब ये ओ इस आद्य नय में मात्रा के रूप में लगेगा तो ओ की मात्रा लगते ही ये मनोभाव शब्द का निर्माण हो जाएगा। ये मैंने एक एक्चुअल प्रोसेस बताया जो इस नियम के अंतर्गत होता है। मोटे तौर पे आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में ये सब वर्ण आ रहे हैं तो विसर्ग के पहले वाले वर्ण पर अपन को ओ की मात्रा लगा रही है। विसर्ग के पहले न है तो न के ऊपर अपन को ओ की मात्रा लगानी है, तो ये मनोभाव हो गया। ऐसे ही सरह प्लस वर से सरोवर बन रहा है, पय प्लस धर से पयोधर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि विसर्ग के पहले अ है, ये के अंदर आधा ये और अ से मिलकर यह बना हुआ होता है। तो विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में ध है, यानी त थ द ध, यानी वर्ग का चौथा अक्षर है। चौथा अक्षर है तो इस नियम के अंतर्गत ये आता है। इस वजह से इस विसर्ग के स्थान पर इसके पहले वाले वर्ण में ओ की मात्रा लग जाएगी और ये पयोधर शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही मनोयोग शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व है हो तो विसर्ग के स्थान पे र हलंत यानी आधा र हो जाएगा। जैसे कि निर्धन में आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले क्या है, नी है। नी में क्या होता है, न हलंत और ई होता है। विसर्ग के पहले ई है यानी ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है और विसर्ग के बाद में ध आ रहा है, वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है, तो ये इस नियम के अंतर्गत आ रहा है। इस वजह से क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे र आ जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पे र होने से क्या होगा, ये आधा र या विसर्ग के स्थान पे होगा तो नी ऐसे का ऐसा आ गया। आधे र की मात्रा आपको पता है, ये आधे र की मात्रा है जो ध पे लग गई और ये निर्धन शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही निर्गुण में हो रहा है, ऐसे ही निर्विकार में हो रहा है, ऐसे ही दुरात्मा में हो रहा है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा है, र आएगा और र आधा है, इस आधे र में आ मिलेगा तो ये रा बन जाएगा और ये दुरात्मा शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही तीसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले अ का लोप हो जाता है। विसर्ग है, इसके आगे पीछे हो, आगे तो ए आप देख पा रहे हैं, पीछे मैंने बताया जैसे कि न को आप न हलंत और ए में लिख सकते हैं, अर्थात विसर्ग के पीछे भी ए है और विसर्ग के आगे भी ए है। तो क्या होगा, तो पहले वाला ए और विसर्ग मिलकर ओ हो जाएंगे, यानी यहाँ पर न के ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी और ये वाला ए है ये गायब हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो मैं न के ऊपर ओ की मात्रा लग गई, ये वाला ए गायब हो गया तो आगे भीलासा आ गया, तो ये मनोभिलाषा शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही मनोभिराम शब्द मिलेगा।
यशोभिलाषी बनेगा, मन है प्लस अनुकूल से मनोनुकूल शब्द का निर्माण होगा। अब इसमें क्या है कि लेकिन विसर्ग के बाद में ए के सिवा दूसरा सुर आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी विसर्ग के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए आ रहा है, अगर ए के बाद में कोई दूसरा स्वर है, जैसे यहाँ पे ए आ गया, तो क्या होगा, तो केवल विसर्ग का लोप होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अतएव ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। यदि ई उ के बाद में विसर्ग हो और इसके बाद में र आए तो ई उ का बड़ा ई और बड़ा उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के पहले अगर ई आ रहा है, विसर्ग के बाद में र आ रहा है, तो विसर्ग तो हट जाएगा और जो छोटी ई है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये नीरव शब्द का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ऐसे ही अगर विसर्ग के पहले छोटा उ आ रहा है और उसके बाद में र आ रहा है, तो विसर्ग तो हट जाएगा और छोटा उ बड़े उ में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे दुराज शब्द का निर्माण होगा। तो जैसे जैसे शब्दों में बन रहे हैं उनके अनुसार ही उनके नियम बनाए गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कुछ 4-5 शब्दों का निर्माण इस नियम के अंतर्गत हो रहा है, तो जिस तरह से शब्द का निर्माण हो रहा है उस तरीके को समझाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक बार आप नियमों को सभी को पढ़ लीजिए, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल सोल्व कीजिए। जो मुख्य नियम है, जैसे कि विसर्ग संधि में पहला नियम और दूसरा नियम ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आते हैं, तो उन नियमों को एक बार आप अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए। बाकी नियमों को आप एक बार पढ़ लीजिए और इनके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, ताकि नियमों के मिक्स होने का चांस रहता है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आप देखेंगे नीरस शब्द आ रहा है या इस तरह के कोई शब्द आ रहा है, तो आपके दिमाग में अचानक इसके संधि विच्छेद की छवि बन जाएगी और आपको एक पैटर्न, एक तरीका याद हो जाएगा। जैसे कि अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में कै ख पै फै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग के पहले ए हो, जैसे आप देख रहे हैं तय है, तो आप मैंने पहले भी बताया कि हर एक वर्ण में, हर एक व्यंजन में स्वर ए छिपा हुआ होता है, तो तय के अंदर भी तय हलंत और ए के रूप में इसको लिख सकते हैं। विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में कै ख पै फै में से कुछ एक आ रहा है, क आ रहा है, तो क्या होगा, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये प्रातः काल लिखा जाएगा। नियम 6 के बारे में पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद में क ख पै फ हो तो विसर्ग का श हलंत हो जाता है। विसर्ग के पहले ई या उ आ रहा है, विसर्ग के बाद में क ख पै फ है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा श आ जाएगा, तो ये निष्कपट बन जाएगा। ऐसे ही निष्फल शब्द का निर्माण हो रहा है। अंतिम नियम के बारे में पढ़ते हैं। यदि विसर्ग के बाद में च छ हो तो विसर्ग का श हो जाएगा, ट ठ हो तो ये वाला श हो जाएगा और त थ हो तो ये वाला स हो जाएगा। जैसे कि निश्चय में आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में च आ रहा है, च आने पे क्या होगा, ये वाला श विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पे ये वाला श लिखने पे ये निश्चय शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही विसर्ग के बाद में अगर ट आ रहा है तो यह वाला श बन रहा है, तो ये धनुष टंकार शब्द का निर्माण हो गया। विसर्ग के बाद में त आने पर इस वाले स का निर्माण होगा विसर्ग की जगह, तो ये विसर्ग के स्थान पे आधा स लगने से ये मनस्ताप शब्द का निर्माण हो गया। तो आपने स्वर संधि में भी नियम पढ़े हैं, व्यंजन संधि में नियम पढ़े हैं, इसमें भी आपने काफी नियम पढ़े हैं। तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे नियम जिनमें मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आते हैं, उन नियमों को आप एक तरफ अलग से लिख लीजिए, उन पे कॉन्सेंट्रेट रखें, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी नियमों को एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको संधि के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, तो आपको एक पैटर्न, एक आइडिया लग जाएगा कि शब्द का संधि विच्छेद कैसे हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंदर आधा स आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शब्दों के अंदर आधा स आ रहा है, तो आधा स आने पे आप देख रहे हैं वहां पे विसर्ग संधि की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा। उस आइडिया के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है, उनको सोल्व करना है, क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, तभी आपका ये संधि का टॉपिक क्लियर होगा। तो एक
पैटर्न से आपको इसको समझना है। सबसे पहले आपको संधि के नियमों को समझना है, जो नियम मुख्य मुख्य है जिनमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उन नियमों को अच्छे से कंटेस्ट करना है, और उसके बाद में संधि के आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है। आगे के वीडियो में भी हम संधि के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। धन्यवाद।